Yes, dear students, now part 2 of schedule 3, the format of statement of profit and loss. In part 1, you have done the format of balance sheet. यानी उसमें आपने क्या किया था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था पार्ट 1 में अंडर शेड्यूल 3, और पार्ट 2 में फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यानी अर्लियर जो आपने पार्टनरशिप में किया, सो ट्रेडरशिप में किया, वो फॉर्मेट थे हॉरिजॉन्टल. अभी फॉर्मेट क्या वर्टिकल फॉर्मेट से. यानी फॉर्मेट चेंज कब हुआ है, ये फॉर्मेट चेंज हुआ है यानी गिवन इन सीबीएसई सर्कुलर नंबर 43 डेटेड जुलाई 2 2013 फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो. यानी उससे पहले आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ही चलता था कंपनी में भी. जैसे आपने पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, वैसे ही था पहले, बट ये चेंज कब से हुआ, 2013 से. तो उसके बाद ये सीबीएसई के सिलेबस में आया है. तो इस फॉर्मेट में क्या है, जैसे बैलेंस शीट का आपने वर्टिकल फॉर्मेट किया है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी अपने वर्टिकल फॉर्मेट करना है. वर्टिकल में आपका अकाउंट वर्ड डिलीट हो जाता है, अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता. जब स्टेटमेंट आती है तो स्टेटमेंट के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लिखा जाता. तो यानी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले वही सेम आप लिखोगे नेम ऑफ द कंपनी एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. यानी बैलेंस शीट में आप एज एट वर्ड यूज करते हो, और यहाँ पर क्या वर्ड यूज करते हो, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर आपके पास गिवन है. सिमिलरली इसमें भी वही 4 कॉलम है. इन कॉलम 1 पर्टिकुलर्स, कॉलम 2 नॉट नंबर, एंड कॉलम 3 अमाउंट करंट ईयर, एंड कॉलम 4 अमाउंट प्रीवियस ईयर. सेम इसका जो है कॉलम 4 ये वही सेम एज इट इज बैलेंस शीट की तरह, बट इसके फॉर्मेट में क्या क्या है, इसके फॉर्मेट में ये डिफरेंट 7 आइटम्स है. सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्वेश्चन में गिवन हो गया होगा ये आपका. यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यूज क्या होती है, जिस चीज का कंपनी का बिजनेस है उससे जो पैसा मिलता है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है, जो कंपनी की ऑपरेशंस है, जिस चीज का बिजनेस है, उससे जो आता है पैसा, इनकमिंग ऑफ कैश इज नोन एज रेवेन्यूज. तो उसमें क्या करेंगे, अदर इनकम जितनी इसके अलावा और भी इनकम बिजनेस को वो ऐड कर देंगे. यानी फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐड अदर इनकम्स. मान लो बिजनेस का जो बिजनेस है कंपनी का सेल परचेज का, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, ये अदर इनकम्स हो जाएंगे उसके लिए. तो ये जो सेल परचेज से जो पैसा आएगा दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. एंड जो उसके अलावा और भी कहीं से पैसा आएगा तो आ जाएगा अदर इनकम. तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यूज. यानी कॉलम 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यूज. अब उसके बाद फोर्थ नंबर पे जितने एक्सपेंसेस है वो टोटल कर लो. जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे आपके पास. एक्सपेंसेस होते कितने टाइप्स के, कई बार आपका अकाउंट्स के वाइवा में इसका फॉर्मेट पूछ लिया जाता है, बैलेंस शीट का भी और इसका भी. अकाउंट्स के वाइवा में पार्ट बी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. यानी इसका कई बार फॉर्मेट पूछेंगे, टेल द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो फॉर्मेट आपके टिप्स पे होना चाहिए, 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 2 ऐड अदर इनकम्स, 3 टोटल रेवेन्यूज, 4 एक्सपेंसेस. अब वो पूछेंगे एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो एक्सपेंसेस भी आपके टिप्स में होने चाहिए. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इनकी डिटेल में अभी बताती हूँ आपको. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. नाउ थर्ड नंबर पे चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड. एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, depreciation and amortization expenses and other expenses. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तरह के एक्सपेंसेस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो कौन कौन से इनकी डिटेल में बाद में करती हूँ. तो ये हो जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस. तो आप जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको टोटल कर लोगे. अब आपके पास 4 कॉलम तैयार हो गए. फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकंड अदर इनकम्स, थर्ड नंबर पे आ गया. फिर दोनों को 1 और 2 को ऐड करोगे तो बन जाएगा टोटल रेवेन्यूज, और उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो. तो आपके पास फोर्थ कॉलम क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सॉरी फिफ्थ कॉलम आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो यानी 1 2 3, यानी 1 और 2 को ऐड करोगे थर्ड कॉलम बनेगा. थर्ड में से फोर्थ कॉलम माइनस करोगे तो फिफ्थ कॉलम बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो इसमें से फिर आप टैक्स माइनस कर दोगे 6 नंबर पे, तो 7th आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यानी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यानी इसमें क्या करना है, सबसे पहले 1 नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐड अदर इनकम्स, तो आ जाएगा टोटल रेवेन्यूज लेस एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट एंड
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये फॉर्मेट आपका बिल्कुल टिप्स पे ही होना चाहिए। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट किया उससे रिगार्डिंग नोट्स में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले नोट्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज, यानी जो आप पार्टनरशिप में या सोल ट्रेडर में सेल वर्ड यूज करते थे, यहाँ पर सेल की जगह वर्ड यूज होना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी नेट सेल्स जिसको बोल देते हैं, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिटर्न्स, वो भी इसी में आएगा, यानी या फिर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, यानी कोई भी बिजनेस या सर्विस या गुड्स जितना उसे रेवेन्यू ज्यादा सेल करने से वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। इसके अलावा अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी होते हैं, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप, कुछ स्क्रैप पड़ा है तो उसकी भी सेल कर दी तो वो भी किस में आएगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। बट अगर कोई कंपनी फाइनेंस है, फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस कंपनी में क्या होगा, फाइनेंस कंपनी का काम क्या होगा, लोन पे पैसा देना और लेना, यही होगा और क्या होगा। तो यानी उसके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी किसी भी बैंक के लिए, फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बट बिजनेस कंपनीज के लिए ये सब क्या हो जाएगा, अदर इनकम, यानी बिजनेस के लिए तो बन जाएगी सारी, क्या बन जाएंगी, अदर इनकम्स, और फाइनेंस कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ अदर इनकम्स क्या है, अगर हम बिजनेस की बात करें तो अदर इनकम क्या है, और बिजनेस के लिए अदर इनकम क्या है भाई, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड और अर्न, डिविडेंड इनकम, यानी गेन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैंने बताया आपको, लॉस है तो माइनस हो जाएगा, गेन है तो प्लस हो जाएगा। और अदर इनकम कौन सी होंगी, जैसे जिसके साथ रिसीव्ड वर्ड है, रेंट रिसीव्ड, जो है डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, वो सारी किसमें आ जाएंगी, अदर इनकम में। यानी आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या था, ये सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा आपने, उसके बाद क्या किया आपने, उसमें अदर इनकम्स आ गई, ऐड कर दी। अदर इनकम्स कौन सी है, वो सारी की अदर इनकम, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया तो माइनस हो जाएगा, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सारा प्लस कर दोगे, ठीक है। तो प्लस करके क्या बन जाए, आ जाएगा आपके पास टोटल रेवेन्यूज, क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यूज। नाउ अब क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या देखो, फॉर्मेट पे चलते हैं वापस। अब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं बता रही हूँ आपको। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपने प्लस वन में पढ़ा था, क्या होता है कॉस्ट ऑफ, जिसे सीओजीएस बोल देते थे हम, जैसे फाइनल अकाउंट करते हुए बोलते थे सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे ही बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसका फार्मूला जो मैंने कराया था, जिसे ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक करते थे प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इस तरह से वही सेम फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ये मटेरियल मतलब स्टोर्स, फ्यूज, स्पेयर पार्ट सब आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सपेंस क्या है, सेकंड एक्सपेंस है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्या स्टॉक मींस क्या होता है, गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, तो यानी जितना भी इन केस द कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग ऑन द गुड्स परचेज, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। लाइकवाइज इफ एनी सेमी फिनिश्ड गुड्स और मटेरियल्स आर परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड रादर देन एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है बेटा, कोई भी सेमी फिनिश्ड गुड्स और मटेरियल परचेज किया जाता है जिसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, तो द सेम शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसे भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऐड किया जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड में ऐड नहीं किया जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, इससे रिलेटेड कोई ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नाउ चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो चेंज इन इन्वेंट्री
यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, जितनी में वर्क इन प्रोग्रेस का भी डिफरेंस है, स्टॉक इन ट्रेड का भी डिफरेंस, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नोन एज चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, यानी जितने भी एक्सपेंस है एम्प्लॉय से रिलेटेड, जैसे वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, सुपर एनुएशन फंड, ये सारे किस में जाएंगे, आपके एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जैसे कैंटीन एक्सपेंस हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, जितने भी एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो अकाउंट्स में आपने शेयर चैप्टर में पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, तो ये सारे ही एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे। इनकी डिटेल नहीं पूछी जाएगी आपसे, बस पूछेंगे कौन से एक्सपेंसेस है। नाउ नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट कौन सा होता है, फाइनेंस कॉस्ट होता है जो फाइनेंस लेने के बदले में जो खर्चा देना पड़ता है, यानी कहीं से फाइनेंस लिया जाता है, पैसे का अरेंजमेंट किया जाता है, उसके बदले में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कॉस्ट होती है, दैट इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। जैसे इंटरेस्ट पेड, दिस इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। जैसे चाहे बैंक लोन पे हो, चाहे वो ओवरड्राफ्ट पे हो, चाहे वो कैश क्रेडिट पे हो, चाहे वो डिबेंचर्स पे हो, चाहे बॉन्ड पे हो, चाहे पब्लिक डिपॉजिट पे हो, कोई भी इंटरेस्ट पेड है, दिस इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। इसके अलावा और भी जितने खर्चे हैं, जैसे अदर बोरोइंग कॉस्ट है, जैसे डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, यानी कोई भी डिस्काउंट डिबेंचर्स इश्यू होते हैं जो उस पर लॉस हुआ, जो आपने अभी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में किया था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी जो प्रीमियम पे अगर डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो तो वो भी लॉस हो गया, और एक जब डिबेंचर्स कंपनी डिस्काउंट पे इश्यू करते तो वो भी लॉस हो गया, तो ये भी जो है लॉस ही हो गया, एक्सपेंस हो गया, फाइनेंस कॉस्ट होगी। यानी डिबेंचर्स क्या फाइनेंस है, तो फाइनेंस के ऊपर जो भी लॉस होगा, खर्चा होगा, वो इसी में ऐड होगा। यानी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ सेम, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट, मोबिलाइजेशन, ये सारे क्या आ जाएंगे, अदर बोरोइंग कॉस्ट। Now next is depreciation and amortization expenses. इसमें क्या डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे, डेप्रिसिएशन होता है कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो उसकी वैल्यू कम होती है, यानी फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है, दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन, उसे तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट अगर आपकी किसी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो इसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन, उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैल्यू कम हुई तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलोगे, वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो नाउ नेक्स्ट, इसका डिफरेंस वो ध्यान में रखना, माइंड में रखना। नाउ नेक्स्ट क्या है, अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस कौन से, जैसे कोई भी एक्सपेंसेस है, कैरीज इनवर्ड फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारे अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सारे ये सारे आगे, बस इसको रीड ही करना आपने। तो ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप क्या माइनस कर दोगे, टैक्स, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अपनी बिल्कुल सिंपल ही आइटम सिर्फ रीड करनी है, मेनली आपको, मैं वापस फॉर्मेट पे जा रही हूँ, मेनली आपको फॉर्मेट ही माइंड में रखना है, ठीक है। एंड टुडे यू हैव टू रिवाइज all these items and the format of statement of profit and loss as per schedule 3 part 2। ये फॉर्मेट आपने आज रिवाइज करना है अच्छी तरह से, जितना भी फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो ये फॉर्मेट अपनी नोटबुक में लिखना भी है और अच्छी तरह से टिप्स पे याद रखना, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मेट जरूर पूछा जाता है, वाइवा में जरूर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से अच्छी तरह से रिवाइज करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।